Recording in So today we'll discuss about ISTDP, certain fundamentals. Let us make it more conversational as the questions come up. We take a very organic route without a fixed structural form. So let's start any point you feel is a good point to start. So, Whatever हो, हिंदी भी ठीक है. It's okay. so I've been reading Co-Creating Change book by John Petty, where I found that कोई स्टिमुलस से हम्म, जैसे बाहर कोई स्टिमुलस होता है हम्म, उससे अनकॉन्शियस फीलिंग जनरेट हम्म, कॉन्शियस फीलिंग से एंजाइटी हम्म. और आइडियली वो एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए हम डिफेंसेस यूज करते हैं वो डिफेंसेस यूज करने की वजह से सिम्टम्स आ रहे हम्म, चाइल्डहुड में जब ऐसा ट्रॉमा हुआ होता हम्म. तो उस टाइम पे वो डिफेंसेस हमें काम लगे Correct. लेकिन अब ये पॉइंट आ गया है कि वो डिफेंसेस ही प्रॉब्लम है हम्म, एक नई प्रॉब्लम Correct. तो वो जो डायनामिक है अगर वो और ज्यादा उसमें क्लैरिटी मिले या आप थोड़ा लाइट शो करें तो हम्म. बेटर स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के ऊपर ही अगर हम रहे ज्यादा विड्थ ऑफ डिस्कशन में ना जाए तो ये जो सीक्वेंस है ISTDP का वो इस तरह का है कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है, उस ट्रॉमेटिक इवेंट के अंदर अफेक्ट जनरेट हुई है और प्राइमरली ISTDP जिन अफेक्ट से डील करता है वो है एंगर, सैडनेस और गिल्ट. ये मेथड जो है वो शेम, इंफीरियरिटी, एंथुजियाज्म इस तरह की चीजों के लिए बनी नहीं. ये प्राइमरली तीन अफेक्ट के ऊपर सेंटर्ड है. करेक्ट और आइडिया ऐसा है कि जैसे कलर्स के अंदर तीन प्राइमरी कलर होते हैं और फिर बाकी सब उसके डेरिवेटिव्स हैं, उनके सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. उस तरह की इनकी एक थिंकिंग है ISTDP में करेक्ट कि अगर ये तीन को हम कथाट कर सकते हैं तो बाकी सब ठीक हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे फीलिंग्स इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जो दूसरे स्कूल से काफी अलग है. अगर आप कोहुट में जाएंगे तो वहां पे शेम का इंपॉर्टेंस बहुत है. यहाँ तक कि शेम को मास्टर सोशल इमोशन कहा गया है कि सोशल इमोशंस देखें कि जो सोशल कंटेक्स्ट में ऊपर आते हैं तो शेम इज अ मास्टर इमोशन. अब ISTDP में उसको डील करने के लिए कोई ज्यादा पावरफुल टेक्निक है नहीं. करेक्ट वैसे ही एम्प्टीनेस है, वैसे ही इंफीरियरिटी है. तो इन चीजों को डील करने के लिए ज्यादा टूल्स है नहीं. बट कमिंग बैक टू व्हाट ISTDP इज, ट्रॉमेटिक इवेंट है. ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से अफेक्ट जनरेट होती है और जब हम अफेक्ट कहते हैं तो ISTDP कंटेक्स्ट में आइदर एंगर, सैडनेस और गिल्ट, ये तीनों की हम बात करेंगे. तो ये जब जनरेट होता है तो फिर डिफेंसेस आते हैं क्योंकि जनरेट होने के बाद आदमी के पास ऑप्शंस क्या रहते हैं. एक ऑप्शन है कि आप फील करके जाने दो, बट हम फील इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो ये अनप्लेजेंट इमोशन है, कोई फील करना ही नहीं चाहता. सो हम पॉजिटिव इमोशंस फील करना चाहते हैं, नेगेटिव इमोशंस फील करना नहीं चाहते. इसलिए पॉजिटिव के सामने डिफेंसेस नहीं लगाते पर नेगेटिव के सामने डिफेंसेस लगाते हैं. कई बार ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं कि पॉजिटिव के सामने भी हम डिफेंसेस लगाना सीख जाते हैं, बट वो बात आज नहीं करेंगे. तो जनरली हम नेगेटिव के ऊपर डिफेंसेस लगाते हैं. तो ISTDP का मॉडल क्या है कि ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, एंगर, सैडनेस या गिल्ट जनरेट हुआ, ये हमको फील नहीं करना है क्योंकि अनप्लेजेंट इमोशंस है, इसलिए हम इस पे डिफेंसेस लगाते हैं. अब दो पॉसिबिलिटीज है. अगर डिफेंसेस की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो सक्सेसफुली जितना अमाउंट ऑफ अफेक्ट जनरेट हुआ है उसे डील कर पाए तब तो कोई सिम्टम आएगा ही नहीं, बिकॉज जितना जनरेट हुआ है उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है डिफेंसेस ने और रेगुलेटिंग सिस्टम ने. तो डिफेंस जो है वो रेगुलेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है. तो एक अफेक्ट जनरेटिंग सिस्टम है कि अफेक्ट जनरेशन का एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे बहुत सारे वेरिएबल्स काम करते हैं.
जैसे एक ही इवेंट को दो लोग एक्सपोज होते हैं, दोनों इक्वल इफेक्ट तो जनरेट नहीं करते। इसका मतलब है कि स्टिम्युलस के अलावा हमारे अंदर जो उसका प्रोसेसिंग सिस्टम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अफेक्ट जनरेशन में। तो पूरा सीक्वेंस अगर हम देखें तो पहला एक अफेक्ट जनरेटिंग सिस्टम है जिसको स्टिम्युलस ट्रिगर करता है। अब स्टिम्युलस की कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे और इस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे कुछ अमाउंट ऑफ अफेक्ट जनरेट होती है। अब जैसे अफेक्ट जनरेट होती है तो सेकंड स्टेज में अफेक्ट रेगुलेटिंग सिस्टम काम में आ जाता है। तो वो क्या करेगा, जितनी अफेक्ट जनरेट हुई है उसका एक पार्ट एक्सप्रेस होने देगा, दूसरा पार्ट एक्सप्रेस नहीं भी होगा तो इंटरनली फील होगा, तीसरा पार्ट सब्लिमेट होगा, चौथा पार्ट थोड़े और इमेच्योर डिफेंसेस लगाएगा। लेकिन जब कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर रिप्रेशन आएगा। अब रिप्रेशन जब आएगा तो फिर एक नया फैक्टर आएगा कि कंटेनिंग कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि पहली बार जब रिप्रेशन लगेगा तो डायरेक्ट सिम्टम नहीं आएगा। आप ऐसा एज्यूम करो कि अंदर बकेट्स है, एंगर का बकेट, सैडनेस का बकेट, गिल का बकेट। अब हर एक की कैपेसिटी अलग है। आप ऐसा एज्यूम करो कि एक आदमी का से पर्सन नंबर 1 P1 उसकी अफेक्ट कंटेनिंग कैपेसिटी इस तरह से है कि उसका एंगर का बकेट 10 लीटर का है, सैडनेस का 7 लीटर का और गिल्ट का 3 लीटर का। दूसरा आदमी है उसका एंगर का है 20 लीटर का, सैडनेस का है 15 लीटर का और गिल्ट का है 10 लीटर का। अब दोनों के अंदर कंटेनिंग कैपेसिटी अलग है। तो व्हाट विल हैपन इज कि जो अफेक्ट सक्सेसफुली रेगुलेट नहीं हो सकती है उसको रिप्रेस किया जाएगा, और रिप्रेस करने के बाद वो अंदर जब जाएगी तो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी जो है कंटेनिंग वो फुल है कि खाली है। अगर खाली है तो फिर भी सिम्टम नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जब वो भर जाएगा बकेट तो एक ड्रॉप भी गिरेगा तो ओवरफ्लो, तब वो सिम्टम में कन्वर्ट होगा, और वो सिम्टम या तो मेंटल होगा या साइकोसोमेटिक। और आईएसटीडीपी का ये मानना है कि अगर आप बकेट खाली कर देते हो ये तीन, तो बाकी सब पैथोलॉजी हील हो जाएगी। तो उनका जो जैसे सीबीटी वाले मानते हैं कि कोई भी साइकोलॉजिकल सिकनेस हो, बेसिकली वो कोई भी सारे के सारे तीन कोर बिलीफ पे रूटेड है। आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लवेबल, द वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ प्लेस। मतलब पूरे डीएसएम के आप 150-175 पैथोलॉजीज को लो, डिसऑर्डर्स, अगर आप सीबीटी लगाओ तो ऑल ऑफ देम हैव टू फॉल इनटू आइदर ऑफ दिस थ्री। करेक्ट। वैसे आईएसटीडीपी का है कि पूरा का पूरा डीएसएम हैज टू फॉल इनटू रिप्रेस्ड एंगर, रिप्रेस्ड सैडनेस एंड रिप्रेस्ड गिल्ट। देयर कैन नॉट बी एनी अदर कॉज। तो ये उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप ये तीनों के बकेट खाली कर दो तो अपने आप पैथोलॉजी हील हो जाएगी। और आईएसटीडीपी जो है वो टेक्निक इसलिए वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये तीन बकेट खाली करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस बहुत हाई होते हैं और खाली करने के प्रोसेस में एंजाइटी बहुत हाई होती है। तो रेजिस्टेंसेस को कैसे तोड़े और एंजाइटी को कैसे रेगुलेट करे, इस पर ये पूरी टेक्निक है। तो इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने बताया कि ट्रॉमेटिक इवेंट के दरमियान अफेक्ट फील होती है, तो उस टाइम पे एंजाइटी कैसे हो? इसमें जो आईएसटीडीपी में एंजाइटी का जो कंसेप्ट है वो फ्रॉइड के कंसेप्ट से अलग है। फ्रॉइड दो तरह की एंजाइटी की बात करते थे, एक एप्रीहेंसिव एंजाइटी और एक सिग्नल एंजाइटी। तो ओरिजिनली फ्रॉइड ने शुरुआत की थी एप्रीहेंसिव एंजाइटी से और फिर आए थे सिग्नल एंजाइटी। और बहुत सबसे पहले तो एक्चुअली उनका था कि एंजाइटी इज डीजनरेशन ऑफ लिबिडो, कि फर्मेंटेशन का कंसेप्ट था कि जो लिबिडो अंदर रिप्रेस्ड है वो धीरे धीरे जैसे कि फर्मेंट हो रहा है, और जब फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें से कुछ रिलीज होता है। तो इट इज द डीजनरेशन ऑफ लिबिडो व्हिच रिजल्ट्स इन एंजाइटी। ये उनका एक टाइम पे एक कंसेप्ट था। और फिर दूसरा कंसेप्ट आया एप्रीहेंसिव, और तीसरा कंसेप्ट आया ये वाला सिग्नल। तो आईएसटीडीपी में जो एंजाइटी का कंसेप्ट है वो बेसिकली सिग्नल कंसेप्ट है। तो उसमें क्या है कि जैसे एंगर, सैडनेस, गिल्ट या इनके डेरिवेटिव्स जैसे ये ऊपर आते हैं तो जो बैरियर है अनकॉन्शियस कॉन्शियस को अलग करने वाला जिसको रिप्रेशन बैरियर कहते हैं, जैसे ये उसके नजदीक आते हैं तो जैसे जैसे उसके नजदीक आते हैं सिस्टम को पता चलता है, रेस्ट ऑफ द सिस्टम को,
कि अनप्लेजेंट इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, तो वो पूरे सिस्टम को सावधान करने के लिए वो एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं। सो एंजाइटी इज लाइक अ पोस्टमैन रनिंग अहेड ऑफ द मैसेज, कि इट इज एंजाइटी इज अ क्या कहते हैं, इट्स अ विसल ब्लोअर रनिंग अहेड ऑफ दिस थ्री डिफिकल्ट इमोशंस कमिंग। और उसमें कोर ये है कि हाउ मच डू यू फियर these emotions coming, because essentially you are fearing your own emotions coming. अब उसमें जो फियर है वो क्यों है, उसके एक लिस्ट ऑफ रीजंस है। कि कुछ लोगों को इसलिए डर लगता है क्योंकि जस्ट वो अनप्लेजेंट फीलिंग्स है और मुझे चाहिए नहीं, तो sheer अनप्लेजेंटनेस आई विल हैव टू फील, दैट इज एंजाइटी ऑफ दैट। वो करेले की जबरदस्ती करेले की सब्जी खिलाने वाली बात है, एक वो है। sheer अनप्लेजेंटनेस ऑफ द इमोशंस लीड्स मी टू एंजाइटी, आई डोंट वांट टू एंड आई टेरिफाइड आई विल हैव टू। फिर उसके दूसरे फिर बहुत सारे रीजन हैं। कुछ लोगों को गिल्ट का रीजन होता है कि हाउ कैन आई एक्सेप्ट कि आई हैव एग्रेसिव फीलिंग्स टुवर्ड्स माय पेरेंट्स। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि द वन हु हैज ट्रॉमेटाइज्ड देम इज ओमनीपोटेंट, he will come to know and attack even more. So there is a list of reasons of why the anxiety happens. Sometimes even caretakers not contain those feelings. हाँ, So we have to suppress them correct. for a while. So कई बार लर्निंग भी होता है बचपन का कि you are not supposed to express your feelings, and if you do, attack comes. कई बार लॉस का फियर होता है। So there is a long list of reasons why this anxiety against our own emotions rising up arises within us, and that slowly has to be worked through in ISTDP, which is called the cognitive work related to the affect. तो जो ये जो अफेक्ट के ऊपर आने से रिलेटेड जो एंजाइटी है, उसमें फिर दो तरह के वर्क है, कॉग्निटिव वर्क है और अफेक्टिव वर्क है। वो दोनों वर्क होने के बाद वो रास्ता क्लियर होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी एंड कैपेसिटी, और तब वो एक्चुअल फीलिंग। और एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें कि ISTDP एसेंशियली जो है वो कन्फ्रंटेशन और चैलेंज बेस्ड थेरेपी है। सो वहां पे आप प्रेशर देते हो कि अफेक्ट जो ऊपर नहीं आ रही अपने आप वो आए। करेक्ट। और जो आपने तीन इमोशंस बताए, लेंस ऑफ ISTDP, सैडनेस, गिल्ट एंड एंगर, उसकी सीक्वेंस किस तरह से? सीक्वेंस बनती है सैडनेस, एंगर और गिल्ट इस तरह से, क्योंकि जनरली और कुछ टाइम कुछ एरिया से बनेगी एंगर, सैडनेस और गिल्ट, और कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में बनेगी सिर्फ एंगर और गिल्ट, और कुछ एरिया से बनेगी सिर्फ सैडनेस और एंगर बट नॉट गिल्ट। ये सारे कॉम्बिनेशन में सीक्वेंसेस बनती है, लेकिन दे आर डिफरेंट एक दूसरे से कैसे? इसको समझने के दो तरीके हैं, एक जनरेशन पॉइंट पे और एक हीलिंग पॉइंट पे थेरेपी में। सपोज आप जनरेशन पॉइंट पे चले जाते हो इसके, तो जनरेशन पॉइंट पे इस तरह समझा जा सकता है कि आप गौतम बुद्ध के बेसिक पे चले जाओ कि डिजायर जब भी फ्रस्ट्रेट होती है तो इट लीड्स टू सैडनेस। कि हम लोग क्या करते हैं कि डिजायर जो है वो डिजायर लीड्स टू प्लेजर और अनप्लेजर। अनप्लेजर इज सैडनेस। डिजायर अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो प्लेजर मिलता है, डिससेटिस्फाइड हो जाती है तो सैडनेस या एंगर आता है। कुछ एरियाज में एंगर आता है, कुछ एरियाज में सैडनेस आता है, और यूजुअली दोनों साथ में ही होते हैं, कभी एक पहले दूसरा पहले। पर ऐसा बहुत रेयर होगा कि सैडनेस आएगा और एंगर नहीं आएगा, या एंगर आएगा और सैडनेस नहीं आएगा।
प्रपोर्शन अलग अलग होगा हम्म, कि ज्यादा सैडनेस आए, कम एंगर आए, वाइस हम्म, वर्सा, बट यूजुअली आएंगे। तो जी डिजायर जब भी फ्रस्ट्रेट होती है हम्म, तो ज्यादा कॉमन है एंगर आना और पीछे छुपा हुआ सैडनेस आना। हाँ, और एंगर अगर बहुत ज्यादा है तो उसको लेके फिर गिल्ट आना। को लेके फिर guilt। गिल्ट आना कि एंगर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तभी वो गिल्ट की नौबत आती है। ऑर्डिनरी एंगर में गिल्ट नहीं आएगा। So I can connect with the anger, but why sadness? सैडनेस बिकॉज यू वांटेड समथिंग, इट हैज नॉट कम टू यू। Okay. थिंक ऑफ अ चाइल्ड कि उसको एक खिलौना चाहिए और नहीं मिला तो रोने लगेगा। सो व्हेन अ डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, एंगर एंड सैडनेस आर वेरी नेचुरल रिस्पॉन्सेज टू इट। हम्म। तो मैंने एक जगह कहीं सुना है कि फ्रॉइड ने ये कहा था कि एंगर और फियर वो है एक दूसरे, एक कॉइन के दो है। करेक्ट। व्हाट डज इट? ये है कि एंगर जब बहुत बढ़ता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेके हमारे अंदर एक एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, ज्यादातर जो सिग्नल एंजाइटी होती है। जैसे एंगर ऊपर आता है तो देयर इज एंजाइटी रिलेटेड टू इट। और जब एप्रीहेंसिव एंजाइटी होती है तो उसके डिस्कम्फर्ट को लेके और पार्टली फ्लाइट और फाइट सिचुएशन को लेके एक रेज प्रोड्यूस होता है कि देयर इज अ एंजाइटी ऑफ समथिंग वेरी हाई एट स्टेक। से सर्वाइवल ले लो एक्सट्रीम अल्टीमेट में हो। तो जब सर्वाइवल एंजाइटी आएगी तो फ्लाइट के लिए एंजाइटी भी होगी और फाइट के लिए एग्रेशन भी होगी। और इसके इसे लेस 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 एक्सट्रीम एग्जांपल पे लो कि जहां पे आपको विश्वास है कि आप जीतोगे, आप मरोगे नहीं, सामने वाला मरेगा, तो एंजाइटी कम होगी और रेज ज्यादा होगा। और ऑल भी सिविलाइज्ड कंडीशन में आ जाओ, जैसे ऑफिस में आ गए, तो ऑफिस में किसी ने आपको बार बार ऐसा काम दिया जो आपको नहीं आता है, तो आपको एंजाइटी प्रोड्यूस होगी कि विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। और धीरे धीरे उस एंजाइटी को कवर करने के लिए रेज प्रोड्यूस होगा उस आदमी की तरफ कि उसने मेरे को काम दिया तो एंजाइटी आई ना। टाइम पे प्रोजेक्शन। तो फिर वो एंजाइटी रेज को प्रोड्यूस करती है और रेज कई बार एंजाइटी को कवर करता है कि ऊपर से जो रेज लगता है उसको हटाओ तो नीचे एंजाइटी होती है। इस तरह का जो सैंडविच ऑफ इमोशंस जिसको कहते हैं वो हो जाता है कि एसेंशियली आईएसटीडीपी में भी जब हम बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स और सैंडविच ऑफ इमोशंस कि कई बार ऊपर रेज है, उसके नीचे सैडनेस है। कई बार ऊपर सैडनेस है, नीचे रेज है। कई बार ऊपर सैड एंगर है, सैडनेस है, उसके नीचे एंगर है, उसके नीचे गिल्ट है। तो ये तो हो गया जनरेशन पॉइंट में। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा कि अ, ये वाला अपना थेरेपी का पॉइंट। थेरेपी में ये है कि अगर सैडनेस और एंगर तो यूजुअली आएगा ही आएगा, right? अगर क्रॉनिक पैथोलॉजी लेके कोई आ रहा है तो, और आईएसटीडीपी में आएगा तो चार धाम यात्रा करके ही आएगा। तो सिंपल केस तो आने वाला है नहीं, इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं आएगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि अ, जब पोर्ट्रेयल होता है थेरेपी के एंड पॉइंट में, तो होगा क्या कि मर्डरस रेज, टॉर्चरस रेज आएगा ऊपर। तो यूजुअली इट विल बी लाइक torturous rage coming up, then the murder happening, sadness happening, and then guilt happening. तो अगर रेज बहुत ज्यादा नहीं है या रेज जस्टिफाइड लग रहा है आदमी को तो फिर गिल्ट का फेज नहीं आएगा। तो जब पोर्ट्रेयल में एक्टिंग एनेक्ट होगा, उसका पूरा एक्टिंग आउट होगा। एक्टिंग आउट मतलब कि वो थेरेप्यूटिक फ्रेम में रीलिविंग होगा। एक्टिंग आउट तो नहीं कहना चाहिए, वो रीलिविंग होगा। तो वो जब रीलिविंग होगा तो कई बार गिल्ट आएगा और कई बार पोर्ट्रेयल में गिल्ट नहीं आएगा। और जब थेरेपी में ये चीजें जब हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो फोकस ज्यादा अफेक्ट टॉलरेंस पे होना चाहिए या अफेक्ट बाहर रिलीज डिस्चार्ज हो जाए इस तरह से? एक्चुअली ये होगा कि अगर अफेक्ट टॉलरेंस नहीं है तो डिस्चार्ज तक ठीक से पहुंचोगे ही नहीं, बिकॉज एंजाइटी ही इतनी हाई होगी
कि आप उसी को रेगुलेट करते रह जाओ। और अगर जहां पे एंजाइटी को रेगुलेट करना है वहां नहीं किया और प्रेशर देते रहे फीलिंग्स के ऊपर, तो या तो उसका उल्टा असर आएगा कि द पेशेंट विल स्टार्ट फीलिंग मोर अनकंफर्टेबल, कि द सिम्टम्स विल एग्रेवेट विदाउट एनी हीलिंग फॉलोड आउट, और वो थेरेपी छोड़ के चला जाए। सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर कैपेसिटी टू बियर अफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा कि एंजाइटी इतनी हाई होगी कि वो स्ट्राइटेड में जाएगा ही नहीं। वो एंजाइटी के जो 3 लेवल है, स्ट्राइटेड में जाए, स्मूथ मसल्स में जाए, या कॉग्निटिव परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस में जाए। तो वो स्मूथ मसल और कॉग्निटिव परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस में ही एंजाइटी घूमती रहेगी, स्ट्राइटेड लेवल पे आएगी ही नहीं। करेक्ट। तो आईएसटीडी का एक बेसिक रूल तो ये है कि एंजाइटी को स्ट्राइटेड में रहे तभी पोर्ट्रेल में जाना है, तभी फीलिंग्स का प्रेशर देना है। तो फीलिंग्स का प्रेशर आप दे ही नहीं पाओगे क्योंकि एंजाइटी की रेगुलेशन में से ऊपर नहीं आओ। करेक्ट। जब तक कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होती है तब तक तो यू विल बी मैनेजिंग एंजाइटी, बिकॉज यू आर एसेंशियली इन अ फ्रेजाइल सिचुएशन। और कई बार मैंने अपने पेशेंट के साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी फीलिंग्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, दे यूजुअली से कि उस टाइम पे ज्यादा हो, जब अब देखते हैं तो इतना नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे हैं या रिप्रेस कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज अगर सही में फीलिंग चली गई है उस वक्त तो फिर सिम्टम नहीं होने चाहिए। तो इट्स लाइक कि अगर धुआं है तो आग तो कहीं दो। हाँ हाँ, आग होनी चाहिए अंदर। सिम्टम है तो आईएसटीडीपी के हिसाब से अंदर रिप्रेस्ड एंगर, सैडनेस, गिल्ट, तीनों में से एक या कोई कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। और ये जो आपने 3 फीलिंग्स बताई, इसकी अफेक्टिव कंपोनेंट में जाते हैं बॉडी में, किस तरह से एक्सपीरियंस होता है? जैसे वन बाय वन लेते हैं, एंगर को पहले लेते हैं, एंगर का बॉडी में एक्सपीरियंस यूजुअली कैसे होता यूजुअली होता है हीट के फॉर्म में। अ, एक विजुअलाइजेशन में एक फ्लेम ऊपर आती हुई पेट से, है? फिर पूरे बॉडी में, खास करके हैंड्स और लेग्स के स्ट्राइटेड मसल्स में इस तरह की स्ट्रेंथ आना, हम्म। विजन बिल्कुल क्लियर हो जाना, चेस्ट जो है वो ऐसी ब्रॉड होना, हम्म। ये पूरी बॉडी चार्ज। पूरी बॉडी पावर अप होती है और विजन बिल्कुल विविड हो जाता है और अवेयरनेस बिल्कुल हाई होती है, माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ओके। सारा फॉग और क्लटर चला जाता है। हम्म। ये एंगर के फुल पावर एंगर के मैनिफेस्टेशन है। ओके। गिल्ट होगा तो यूजुअली चेस्ट में फीलिंग होगी हम्म। कि कुछ वर्लिंग सेंसेशन है, कुछ सफोकेटिंग सेंसेशन है। इसके साथ एक्कम्पनीड में कई बार डिस्गस्ट की फीलिंग होगी, और वो डिस्गस्ट की फीलिंग नॉसिएटिंग फीलिंग प्रोड्यूस करेगी, जो पेट में थोड़ा होगा, थोड़ा चेस्ट में होगा। और कई बार यहाँ पे ऐसा होगा गले के यहाँ पे कि जैसे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लंप आ गया यहाँ, उस तरह का। तो वो गिल्ट में ये फीलिंग्स है। और दूसरी गिल्ट में फीलिंग ये आएगी कि अगर गिल्ट मोबिलाइज हो गया है लेकिन फ्लो नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, फिर सेल्फ अटैक वाली फीलिंग आएगी, तो उसकी बातों में सेल्फ अटैक आएगा। और तीसरा रह गया सैडनेस। सैडनेस में ये होगा कि हार्ट के अंदर फुलनेस आएगी, right? और कई बार स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बॉडी, आंखों में से तो टीयरिंग होगा ही होगा, और जो ब्रीदिंग है वो वीपिंग के टाइम पे जो ब्रीदिंग होगी उसके नजदीक चली जाएगी। और यूजुअली ये होगा कि कभी कभी एक विथड्रॉल का साइन आएगा, जैसे कि बॉडी विथड्रॉ करके पीछे जा रही या फिर श्रिंक हो। है, श्रिंक हो रही। और जो आपने पहले बताया कि हर एक में वो कंटेनर की कैपेसिटी अलग अलग, वो कितनी कैपेसिटी है, क्या हम अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं? अ, ये इस बात पे करता है कि एंजाइटी कहाँ जाए। मतलब ये क्या है कि दो चीजों का ऑल्जेब्रिक सम है, ओके। कि कितनी अफेक्ट ऊपर आ रही है और
आदमी की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी, कंटेनिंग कैपेसिटी कितनी, और उसके हिसाब से जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वहां पे आदमी की सेंसिटिविटी आएगी एंजाइटी को लेकर। ओके। कि दोनों के बीच की यूनिट डिफरेंस के ऊपर कितनी एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहा है, हम्म। उससे वो टोटल एंजाइटी डिटरमिन होगी। ओके। और वो टोटल एंजाइटी जो है वो फिर स्ट्राइटेड में है, स्मूथ में है कि सीपीडी में है, उसके हिसाब से आपकी पेस ऑफ थेरेपी आएगी। बिकॉज आई एम जस्ट वंडरिंग कि जैसे आपने बताया कि कंटेनर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है हम्म, तब ओवरफ्लो होने, मैं सोच रहा था कि पर्टिकुलर कोई मोमेंट पे ही डिफेंसेस वर्क करना क्यों बंद कर, जो अब तक स्मूथली चल रहा है वो एकदम से क्यों ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ द लास्ट ड्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। है? कि जस्ट लास्ट ड्रॉ ऑन द कैमल बैक, कैमल्स बैक पे कहते हैं कि एक तिनका रखा और कैमल बैठ गया, हाँ। पर एक्चुअली वो तिनके से थोड़ी बैठा है। हाँ। वो तिनके से पहले 1,000 किलो तो ऑलरेडी था, कैमल बड़ी मुश्किल से खड़ा था, हाँ। और आपने जब वो रखा तो बिल्कुल उसके बेरिंग कैपेसिटी की उस तरफ टिल्ट हो गया। तो वैसे ही ये होता है कि बकेट जब फुल हो जाते हैं तब तक, फुल नहीं होते तब तक डिफेंसेस काम करते हैं। जब बकेट फुल हो जाते हैं तो एक बूंद भी गिरती है तो ओवरफ्लो के सिम्टम आता है। सो वो क्या हो जाता है कि डिफेंसेस के बस की बाहर की बात हो जाती है। कि जो स्ट्रेंथ है डिफेंसेस का, उसके सामने जो मटेरियल है, अफेक्ट है रिप्रेस्ड, उसका फोर्स बहुत ज्यादा है। तो जब ये फोर्स, रिप्रेस्ड अफेक्ट का फोर्स डिफेंसेस के फोर्सेस से ज्यादा हो जाता है तो वो बाहर आता है। और यूजुअली ये तब होता है जब वो कंटेनिंग कैपेसिटी से ओवरफ्लो हो रहा हो। और आईएसटीडीपी में जो एक टर्म है कि जो हमारा ज्यादा फोकस कभी कभी इमोशनल क्लोजनेस में भी होता है, वो कंसेप्ट को अगर आप थोड़ा समझ। हाँ, इसमें एक्चुअली बहुत ट्रिकी चीज है ये, क्योंकि आईएसटीडीपी में हम जो स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं वो क्लासिकल साइको एनालिसिस में तो ब्लास्फेमी होगी। इट विल बी लाइक अ मैनिक एक्टिंग आउट। जो एक आईएसटीडीपी थेरेपिस्ट बोलता है वो साइकोएनालिटिक साइकोथेरेपिस्ट तो सपने में भी नहीं बोल सकता है। रियलिटी तो छोड़ दो। और उसका एक रीजन मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर एक और बात करूंगा इसमें कि आईएसटीडीपी के अंदर दो तरह के अवॉइडेंसेस पेशेंट दिखाता है। एक होता है अपने खुद के फीलिंग्स के अवॉइडेंस, और दूसरा होता है थेरेपिस्ट के साथ क्लोजनेस का अवॉइडेंस। और अफेक्ट फ्लो के रास्ते में ये दोनों रोड ब्लॉक्स हैं। ओके। इंटरनल अफेक्ट फ्लो के सामने डिफेंसेस है, और आउटर अफेक्ट फ्लो के सामने तो एक है इंट्रापर्सनल सिचुएशन और एक है इंटरपर्सनल सिचुएशन। और ये लाइफ को बाय एंड लार्ज मिमिक करता है। कि कोई भी आदमी की लाइफ में क्या होगा कि या तो आदमी अकेला होगा या किसी के साथ होगा। एसेंशियली तो दो ही सिचुएशन है। तो एक इंट्रापर्सनल सिचुएशन है कि जब आदमी अकेला बैठा है तो हाउ गुड अ फ्रेंड ही इज विथ हिमसेल्फ, और जब किसी के साथ बैठा है हाउ कंफर्टेबल इज ही विथ समबडी। तो अफेक्ट फ्लो दोनों में इंपॉर्टेंट है। और अगर आदमी हेल्दी है तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर हेल्दी अफेक्ट फ्लो होना चाहिए। उसको लेकर ये एक आइडिया है आईएसटीडीपी में कि एक है इंट्रापर्सनल अफेक्ट फ्लो और दूसरा है इंटरपर्सनल अफेक्ट फ्लो। ये दो अगर ठीक हो जाते हैं तो बाय एंड लार्ज आदमी हेल्दी ही है। तो इंट्रापर्सनल अफेक्ट फ्लो में क्या होता है कि जो ट्रॉमेटिक अफेक्ट अंदर रिप्रेस्ड है उसको हम रेजिस्ट करते हैं कि ऊपर ना आए। तो अफेक्ट रेजिस्टेंसेस को दो में हम देखते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में कि हमारे अंदर के जो मेमोरी के अंदर बैठी हुई अफेक्ट है वो ऊपर आती है, हम उसको रेजिस्ट करते हैं डिफेंसेस के थ्रू। और दूसरा होता है कि हमारे सामने जो बैठा है उसके साथ जो क्लोजनेस डेवलप होती है और जो अफेक्ट फ्लो होता है हम उसको रेजिस्ट करते हैं। सो देयर आर टू ब्रॉड रेजिस्टेंसेस, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। और हम दोनों को एड्रेस करते हैं आईएसटीडी कि पहले
why are you avoiding your feelings, and second, why are you avoiding closeness with me. अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जब आप एक स्कूल के अंदर जाते हो विदाउट नोइंग अदर स्कूल्स, तो कई बार आप डिफिकल्ट चीजें कर बैठते हो जिसका मतलब आपको खुद को पता नहीं होता है। आपको लगता है कि कोई चीज बहुत इनोसेंट है या बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट हो सकती है जो आप नहीं जानते, आपकी स्कूल नहीं जानती, लेकिन कोई और स्कूल जानती है। ये ऐसी सिचुएशन है कि जब आईएसटीडीपी थेरेपिस्ट कहता है कि व्हाई आर यू अवॉइडिंग क्लोजनेस व्हेन आई एम ऑफरिंग इमोशनल क्लोजनेस टू यू, तो ये जो है ये साइको एनालिसिस में तो एक कंप्लीट टैबू है ये, इस तरह की बात करना। ओके। बिकॉज इससे अजीब तरह की फैंटेसीज रिलीज हो सकती है इरोटिक नेचर की। इससे एक होलसेल डिफेंस ऊपर आ सकता है, बिकॉज दिस इज लाइक जो काम आपको विंडो में होल करके करना है आपने दरवाजा ही खोल दिया, कि जो काम रिटेल में करना है आपने होलसेल शुरू कर दिया। सो इट इज लाइक वर्किंग विथ टू मच अफेक्ट एट अ पॉइंट which very few people can handle. So it's like opening too much at once. One. Two, it can lead to a lot of erotic feelings. And three, it can lead to, in some extremely disturbed patients, this kind of offering of closeness by a authority figure on whom omnipotent projections are in place, therapy के frame में. It can, if the regression is very high in some cases, it can lead to terrifying fears of merger and fusion. तो क्योंकि आईएसटीडीपी में जो लोग आए हैं ज्यादातर लोग साइको एनालिसिस में ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए ये एक क्या कहते हैं हाई रिस्क स्टेटमेंट, जो कि कुछ कंटेक्स्ट में बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो आईएसटीडीपी के सेंटर में आ गया है। बट एक्चुअली इसको आईएसटीडीपी के सेंटर में नहीं होना चाहिए। और इंटरपर्सनल अफेक्ट रेजिस्टेंस जो है उसको अलग लैंग्वेज में और अलग तरह से टैकल करना चाहिए। ये जो पूरा डिस्कोर्स है कि आई एम ऑफरिंग यू क्लोजनेस एंड यू आर रेजिस्टिंग इट, एंड इफ वी डोंट हैव अ रिलेशनशिप व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी विल वी हैव, इफ वी हैव अ हाफ अ रिलेशनशिप वी विल हैव हाफ अ थेरेपी, ये जो पूरा डिस्कोर्स है ये सही नहीं है। ये सही इसलिए उनको लगता है क्योंकि वो लोग दूसरे कोई स्कूल में ट्रेंड नहीं। साइको एनालिसिस में जो आईएसटीडीपी में आया वो कभी ये नहीं करे, अगर साइको एनालिसिस ठीक से किया है। हाँ। और जो जब भी पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द इंटरनल इमोशनल डिफिकल्टी लाइक मी टू हेल्प यू, तो वो पर्टिकुलर ये जो डिजाइन किया है क्वेश्चन इंटरनल इमोशनल डिफिकल्टी, तो व्हाट डज इट कन्वे? ये क्या है कि ये फोकस का एक मेथड है और ये एक्सक्लूजन का भी एक मेथड है। ये स्टेटमेंट में बहुत कुछ कहा गया है एक्चुअली, कि अगर आईएसटीडीपी जैसा मानता है कि रिप्रेस्ड 3 अफेक्ट की जो हमने बात की वही पैथोलॉजी का रूट है, तो फिर और तो हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं मानते कि कॉग्निटिव एंटिटी कोई पैथोलॉजी के रूट में हो सकती है। आप ये भी नहीं मानते कि बिहेवियरल को सॉल्यूशन हो सकता है, तो आपको कॉग्निशन और बिहेवियर को बाहर कर देना है। तो कैसे बाहर करोगे? एक, जैसे ही आपने किसी को कुर्सी पे बिठा दिया थेरेपी के लिए, तो बिहेवियरल चीजें तो आउट हो गई, अब वो हिल नहीं सकता। फिर आपने कॉग्निशन को आउट कर दिया कह के कि इमोशनल डिफिकल्टी। तीसरा आपने कहा इंटरनल इमोशनल डिफिकल्टी, मतलब कि आपको हील करना है खुद को आपके अंदर। हम बाहर की रियलिटी को कुछ नहीं कर सकते। बाहर से कोई आपको रोज एंगर या सैडनेस दे रहा है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद है कि हेल्प यू विथ, उससे 2 चीजें होती है। ये जो स्टेटमेंट है उससे 3-4 चीजें होती है। नंबर 1 कि हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई जो पैथोलॉजी है वो इमोशनल बॉटलिंग अप से, हम उसका कॉग्निटिव या बिहेवियरल ना तो कॉज मानते हैं ना उसको ठीक करने के लिए उसको यूज करेंगे।
तो हम कॉज मानते हैं बॉटल नेक इमोशंस को, और उसी तरह से हम ठीक करें, एक हम ये कहते हैं पेशेंट। तो कॉग्निशन मतलब कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल अप्रोच आर आउट ऑफ द विंडो, पहली बात। दूसरी बात कि हम रियलिटी को कुछ नहीं कर सकते, हम आपके अंदर रियलिटी का जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हो उस रिस्पॉन्स से ही काम कर सकते हैं। रियलिटी से अगर कुछ स्टिम्युलस आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड बात कह रहे हैं। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि वो कहे हमको कि क्या इमोशनल डिफिकल्टी है, इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस इज इम्प्लिसिट इन दैट, कि हैज टू एक्सेप्ट कि मुझे क्या इमोशनल डिफिकल्टी है। तो जो लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है वो इंटेंस वर्क के लिए तो रेडी है ही नहीं डेफिनेटली। तो वहीं पे थोड़ा फिल्ट्रेशन हो जाएगा कि अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि व्हाट इमोशनल डिफिकल्टी आई हैव, कि आई हैव अ डिफिकल्टी, अगर फ्रेजाइल नार्सिसिज्म है तो वैसे ही वॉकआउट कर देगा एक दो सेशन में। और फिर है, हम कहते हैं कि टू हेल्प यू विथ, ये उसके नार्सिसिज्म को चैलेंज है कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, मुझे किसी पे डिपेंड करना पड़ेगा, और वो करने के लिए मुझे डिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी रेजिस्टेंसेस है बचपन से, कि इमोशनल क्लोजनेस और डिपेंडेंस से लेके रेजिस्टेंसेस है, और नार्सिसिस्टिक रेजिस्टेंसेस है कि कोई और मुझे कैसे ठीक करेगा, इन सबको पार करके मुझे उसको कहना पड़ेगा कि हाँ, आई वॉन्ट योर हेल्प विद फॉर दिस इमोशनल डिफिकल्टी इन साइड ऑफ मी। दैट इट सेल्फ इज अ बिग एडवांस, एंड बिकॉज दैट हैपन्स largely in one session, which in slow therapies will take 10 or 15 sessions, वो एक इंटेंस और शॉर्ट टर्म थेरेपी का एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपनिंग सेशन है, कि पहले सेशन से पहली लाइन से ही आप इंटेंस और शॉर्ट टर्म हो। बट वो कहीं ना कहीं आंसर क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज अगर कोई जेन्युइनली सिम्टम्स के साथ आता तो कोई डायरेक्टली तो ये कहने नहीं वाला सर का सैडनेस का गिल्ट का प्रॉब्लम। वो कह नहीं सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं है, और पता होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये पता होने का नॉलेज तो थेरेपिस्ट को पास चाहिए, पेशेंट के लिए तो जरूरी है ही नहीं। तो पेशेंट को ना पता हो तो नेचुरल बात है, उसमें कुछ ना कोई गलती है ना कोई कमी है, वो तो बिल्कुल नेचुरल है कि द पेशेंट इज नॉट सपोज टू नो। जैसे लका के अंदर एक बहुत फेमस लाइन है, सब्जेक्ट सपोज टू नो। फिर कभी बात करेंगे, उसके बहुत सारे मीनिंग है, इट्स अ ग्नोम। जैसे लकेनियन ग्नोम्स होते हैं, वो एक ग्नोम है जिसके पांच सात मीनिंग है कि व्हाट डज इट मीन सब्जेक्ट सपोज टू नो। फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी ये है कि पेशेंट को तो पता होगा ही नहीं पेशेंट सिम्टम लेके आए। तो सिम्टम से हमको पहले सेशन में या दूसरे तीसरे सेशन तक कनेक्ट करना है कि आपका सिम्टम जो है वो ABCDE अफेक्ट से रिलेटेड है। और दूसरा ये है कि आई कैन हेल्प यू ओनली विद इमोशनल प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद साइंटिफिक प्रॉब्लम, उसके लिए आप साइंटिस्ट के पास जाओ। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद मेडिकल प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद कॉग्निटिव प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद बिहेवियरल प्रॉब्लम, बट आई कैन हेल्प यू ओनली विद द internal emotional problem, because ISTDP बिहेवियरल थेरेपी के लिए गियर्ड अप ही नहीं है, और कॉग्निटिव थेरेपी के लिए भी गियर्ड अप नहीं है। ये जो पूरा प्रेशर देख के कैथारसिस करवाने का जो पूरा तरीका है, ये बेसिकली रिप्रेस तीन इमोशंस जो हैं उसको निकालने के लिए गियर्ड अप है। इसलिए और कोई प्रॉब्लम कोई लेके भी आता है तो इस टेक्निक कैन नॉट हेल्प दैट पर्सन। दिस टेक्निक कैन हेल्प ओनली विद इंटरनल इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंड दैट टू ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, बॉटलिंग अप ऑफ एंगर, सैडनेस एंड गिल्ट, यही उसका विड्थ है। तो आइडियल आपके पास ऐसा कोई फंडा है कि जहाँ पे हमें ये मान लेना चाहिए कि ये इंटरनल इमोशनल प्रॉब्लम ही है। जैसे अगर कोई पेशेंट आके वेरियस चीजें बताता है कि ये है, इन वो जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इसका आंसर हम क्या मान सकते ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है।
कि जिसका आंसर तो वैसे किसी के पास नहीं है, पर क्लैरिफाई किया जा सकता है कि भाई क्या क्वेश्चन है और कहाँ तक हम जानते हैं। लेट अस से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाउ कैन, दो इसके क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बी श्योर कि जो प्रॉब्लम पेशेंट लेके आया है उसके रूट में 3 रिप्रेस्ड इमोशंस ही है। यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, मेरा जो क्वेश्चन मोस्टली मैं जो कहना चाहता था ये कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं और जैसे आईएसटीपी का है कि या तो वो डिफेंस में या एंजाइटी में रिस्पॉन्स देगा। डिफेंस है तो उसको ताकि वापस यही क्वेश्चन का एंजाइटी हो रही है, अगर एंजाइटी हाई है तो उसको रेगुलेट करके वापस ये क्वेश्चन, लेकिन डिफेंसेस को हटा दे एंजाइटी को हटा दे तो कब तक हमें वो क्वेश्चन पूछते रहे? जब तक कि आदमी स्ट्राइटेड में रहता नहीं है, और जब हम स्ट्राइटेड में जब हम प्रेशर करते हैं तो स्ट्राइटेड से बाहर नहीं जाता। नॉर्मली क्या होगा, स्ट्राइटेड में आया, आपने प्रेशर किया तो वो स्मूथ में या सीपीडी में चला गया, राइट? अब अगर स्ट्राइटेड में रहता है, आप प्रेशर करते हो फिर भी स्ट्राइटेड में रहता है, तो फिर वो इमोशन एक्चुअली बाहर आए। बट वो इमोशंस तो बहुत बात की बात है कि जब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फीलिंग टुवर्ड्स द पर्सन who betrayed you or humiliated you, हाँ बट ये मैं अभी तक पहला जो क्वेश्चन है उसी पे हूँ कि व्हाट इज द इंटरनल इमोशनल प्रॉब्लम। हाँ तो वो कौन सी प्रॉब्लम बताएगा जहां पे हमें रुकना है और दूसरे क्वेश्चन पे हाँ तो इज इट योर विल टू डू, हाँ कब तक हमें वो क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ तो वो पहला जो है वो है कि अ, जैसे सपोज कि डिप्रेशन को लेके आया, तो इट विल बी इजी, ही विल से आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो आपने कुछ कहा कि भाई when you don't feel like doing anything, what feelings are coming up in you as you say this? Or we can say, can you clarify it a bit more? कि when you say you don't feel like doing anything, what exactly you feel inside of you? तो कहेगा I feel too sad and angry. तो आप कहोगे so when you feel too sad and angry, will it be correct to say that uh, you are too sad and too angry to really feel like doing anything? कहेगा हाँ, which means कि then we'll have to look at this sadness and anger inside of you. तो आप आ गए वहां पे। बट ये अगेन वन पर्सन वाला, जैसे हमारा आईएसटी में फोकस हमेशा टू पर्सन जिनकी तरफ फीलिंग है और हमें फील करना, तो वहां पे टू पर्सन वाला जो कंसेप्ट होता है वो वहां पे ज्यादा फोकस करता है। आई मीन अगर कोई स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, जैसे बॉस ने आ, उसके एम्प्लॉय को ह्यूमिलेट किया, एम्प्लॉय को बॉस की तरफ गुस्सा, हम एम्प्लॉय को ये नहीं पूछ रहे कि व्हाट आर यू, पूछ रहे कि व्हाट आर यू फीलिंग Towards, टुवर्ड्स द बॉस। correct. उस दोनों में कैसे हम देख सकते हैं? लेट अस से कि कोई आदमी सिम्टम लेके आता है, डायग्नोसिस हो गया है, और साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि थेरेपिस्ट के पास जाओ, और वो आपके पास आया, सब वेरी कॉमन थी। तो उसका उसको ये पता है कि उसको क्या क्या हो रहा है। तो उसका एक तरीका है कि आप जनरलिटी में क्वेश्चन पूछो, और जनरलिटी में सिम्टम से धीरे धीरे इसके अंदर जाओ, फीलिंग्स के अंदर जाओ, और फिर उसको पूछो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, डू यू हैव अ विल टू ओवरकम दिस सो दैट यू डोंट हैव टू पे द कॉस्ट। एंड पॉजिटिव गोल रखना हो तो, इफ दिस वाज नॉट देयर, हाउ गुड योर लाइफ वुड हैव बीन, एंड देन इन व्यू ऑफ द कॉस्ट एंड द बेनिफिट,
डू आई हैव योर परमिशन टू एक्सप्लोर इट फर्दर? करेक्ट। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि आप सिम्टम से अंदर जाने के बदले इवेंट पे चले जाओ, कि यू से कि आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ये वो, आई फील वेरी एंग्री, आई हैव बाउट्स ऑफ एंगर, कैन वी गो इनटू एनी इवेंट व्हेन दिस हैज हैपेंड? तो उसमें वो आदमी आ जाएगा सामने वाला। तो या जैसे वो कहता है, तो इवेंट क्या है, जैसे आप स्पेसिफिक्स मांगोगे, you say you don't feel well, can we have a specific event of when you did not feel well? And if that person says that I am not feeling even well here, you can ask what is the feeling towards हाँ me, हाँ, what's else that makes you feel not well. करेक्ट। तो वहां पे क्या है कि वहां पे अ, जो कहते हैं आईएसटीडी पे के हिसाब से, जो यहाँ पे कोर डिफेंस रिप्रेशन है, तो उन्होंने वो अलग अलग किया हुआ है ना, कोर डिफेंस रिप्रेशन है, कोर डिफेंस इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, कोर डिफेंस प्रोजेक्शन है, इस तरह का उन्होंने सब करके रखा है। Isolation of affect, repression or splitting projection. हाँ, सो वो जो उन्होंने कैटेगरीज बनाई है, वो उनके हिसाब से जो मैं हमेशा उनके हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई पॉइंट्स पे, ऑल्दो आई एम वन ऑफ देम, बट कई पॉइंट्स पे आप डिसएग्री विद द मेन थियरी। तो कहाँ पे थे हम? ये isolation of affect. मतलब हाँ, ये क्वेश्चन मैंने जो पूछा था ये इस कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कि व्हाट फीलिंग्स आर कमिंग अप टुवर्ड्स मी, वो रिप्रेशन की जो भी पूरी कैटेगरी है, उसमें वो कोर क्वेश्चन है, इनवाइट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ये आईएसटीडीपी की कोर थियरी है कि अगर आप उस कैटेगरी ऑफ सिकनेसेस से डील कर रहे हो, तो द कोर इंटरवेंशन विल बी फीलिंग्स टुवर्ड्स मी। ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है, ये उनकी बिलीफ है। इसलिए वहां पे अगर कोई भी रिप्रेसिव, जहाँ पे कोर डिफेंस यूज्ड इज रिप्रेशन, तो फीलिंग्स टुवर्ड्स मी इज द वे आउट। लेकिन उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। पर जो मैं कहता हूँ कि जिसको वो लोग यूनिवर्सल मानते हैं वो यूनिवर्सल है नहीं। जैसे अगर आप डिपेंडेंट पर्सनालिटीज में जाओगे, दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैव एंगर टुवर्ड्स यू। आप सपोज आपके पास डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला है, अभी डिप्रेशन, आप उसको कितना भी बोलो, कंप्लायंस में कर देगा, पर जेन्युइन आना बहुत मुश्किल है। और कंप्लायंस में करने का तो कोई मीनिंग नहीं। सी कंप्लायंस डिफाइंस का एंगर और स्प्लिट का एंगर, वो तो हमको पता है कि डज नॉट प्रोड्यूस मच हीलिंग। इट इज नॉट एंगर विच इज एक्सप्रेस्ड इन पोर्ट्रेयल दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पोर्ट्रेयल में आप आ गए और एंगर एक्ट आउट किया आदमी ने पोर्ट्रेयल में, तो वो हील होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर स्प्लिट से आदमी पोर्ट्रेयल में गया है, अगर कंप्लायंस डिफाइन से पोर्ट्रेयल में गया है, तो हीलिंग नहीं होगा उतना। वही मैं वो वही बोल रहा था नहीं कि तो वो अगर तो वो रिचुअल हो जाएगा। आप स्प्लिट को, आप अननोइंगली स्प्लिट ओपन होगी, आप उसको प्रेशर डालोगे, तो कंप्लायंस डिफाइंस और स्प्लिट ओपन के साथ वो चला जाएगा पोर्ट्रेयल में। वो ब्रूटल मर्डरस से, जो टॉर्चर से एक्ट आउट करेगा, और वापस चला जाएगा, वापस आएगा, वापस चला जाएगा, और रिचुअल ही बन जाएगा। जो हीलिंग प्रोड्यूस होना चाहिए वो तभी हो सकता है जब वो एम्बिवेलेंस के अंदर जाए उसमें। where the person has mixed feelings towards the हाँ, स्प्लिट, पहले तो उसको स्प्लिट से एम्बिवेलेंस में जाना पड़ेगा, और स्प्लिट से एम्बिवेलेंस में जाने के बाद वो जब पोर्ट्रेयल में जाएगा, तब वो एक्चुअल काम होगा। सो एवरी पोर्ट्रेयल इज नॉट प्रोडक्टिव, इट कैन जस्ट बिकम अनदर रिचुअल। most of the time borderline patient always ये दिक्कत आए। वो तो अलग ही केस है। सी फ्रेजिलिटी इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी ऑल टुगेदर।
साइकोसिस और बॉर्डर लाइन की जो फ्रेजिलिटी है तो एक अलग ही चीज है। और आईएसटीडीपी तो उसके लिए बना ही नहीं, फ्रेजिलिटी के लिए। भले ही जॉन कितनी भी किताबें लिखे फ्रेजिलिटी के ऊपर, वो तो करेले की मिठाई बनाने जैसा है। सी खजूर की भी मिठाई बन सकती है, करेले की भी बन सकती है, लेकिन खजूर की बनाना आसान है, करेले की बनाना अननेचुरल है। आप जबरदस्ती उसको मिठाई बना रहे हो, करेला मिठाई बनाने के लिए बना नहीं है। करेक्ट। तो वैसे ही है कि जब फ्रेजिलिटी से डील करना है, तो जो होल्डिंग स्कूल्स है जो होल्डिंग सपोर्टिंग स्कूल्स है, जैसे कोहूट है या एग्जिस्टेंशियल स्कूल्स है या बहुत ही सॉफ्ट विनेकोटियन स्कूल है, दे आर फार बेटर इन हेल्पिंग समबडी विद फ्रेजिलिटी। एंड वो जो है, कहते हैं फिटनेस फॉर फ्रेजिलिटी ऑफ अ स्कूल, वहां पे आईएसडी तो लास्ट नंबर पे आएगा, बिकॉज ये तो कन्फ्रंटेशन और चैलेंज पे बेस्ड है। और उसमें होगा क्या कि आपको पता नहीं होगा कि स्प्लिट कैसे क्लोज हो रही है, बिकॉज ये आईएसडी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका खुद का स्प्लिट का नॉलेज बहुत कम है। सो व्हाट हैपेंस इज कि सपोज कोई आदमी की स्प्लिट ओपन है, तो आप क्या करोगे, उसको नोट करवाओगे कि the other day you said X, now you are saying Y. If you put the two together, how does it seem to you? और आप कहोगे you said X, now you say Y, which of it is there? So can you take a decision which of this is there? या तो आप उसको स्प्लिट को आप एक चॉइस करके स्प्लिट को निकालोगे, या तो आप दोनों को कंबाइन करके निकालो। अब अगर आप दोनों को कंबाइन करके निकालने की कोशिश कर रहे हो, सी, तो उसमें प्रॉब्लम अलग है। So during that time, we can ask that on one side you have uh, love feeling towards your mother, but at the same time you are feeling angry. And if you put the two together, what does it look to you? Now if he says कि yes I have love and anger both towards her, इसका मतलब है कि स्प्लिट क्लोज हुई है। तो ये तो इजी केस हुआ स्प्लिट क्लोजिंग का। एक्चुअली जो फ्रेजाइल होगा स्प्लिट, रियल स्प्लिट वाला, वो तो कॉग्निटिव तरीका जो ये हम अपना रहे हैं, उसे स्प्लिट हो गई नहीं क्लोज। कि उसका तो जब तक इंटरनलाइजेशन ऑफ अ गुड रिलायबल स्टेबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो स्प्लिट क्लोज नहीं होगी। तो स्प्लिट को अगर आप तीन में डिवाइड करते हो, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो माइल्ड तरीके की स्प्लिट है वो ये कॉग्निटिव वर्क से ठीक हो। मॉडरेट और सीवियर जो स्प्लिट है, उसमें तो जब तक आप, जो कोर रीजन है स्प्लिट का, कि स्प्लिट क्यों ओपन रही है इन द फर्स्ट प्लेस, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करो, चाहे वो एनवी हो, गिल्ट हो, इंटरनलाइजेशन ऑफ गुड रिलायबल स्टेबल ऑब्जेक्ट हो, या टू मच बैड एक्सपीरियंसेस हो अर्ली चाइल्डहुड में, उस चीज को जब तक आप अंडू नहीं करोगे, तब तक वो स्प्लिट क्लोज नहीं हो। तो वो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सपोज इंटरनलाइजेशन ऑफ गुड रिलायबल स्टेबल ऑब्जेक्ट, तो वो जब जिसका वो प्रॉब्लम है, जब वो इंटरनलाइज करेगा तो फ्रेजिलिटी जाएगी। तो आप उसको 2 साल तक बुलाते रहते हो। अब अगर 2 साल तक आपने उसको 150 सेशन बोलते हैं हम डिफिकल्ट केसेस के लिए, फ्रेजाइल केसेस के लिए, तो 150 सेशन मतलब तो कितने हुए, 1.5 साल जितना हो गया, 3 साल हुए। हफ्ते का एक सेशन लेते हो तो 3 साल हो गए। तो उसमें तो ना तो शॉर्ट टर्म है ना इंटेंस है। और हम करेले की सब्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्निक प्राइमरीली फ्रेजिलिटी के लिए बनी ही नहीं है, ये टेक्निक तो स्ट्रेंथ के लिए बनी है, कि जिसके अंदर स्ट्रेंथ है उसके सामने आप कंफ्रंटेशन चैलेंज यूज कर सकते हो। उसके लिए पूरी टेक्निक बनी हुई। ये टेक्निक फ्रेजिलिटी को हील करने के लिए तो बनी ही नहीं है। तो आप ये तो आप करेले की सब्जी बना रहे हो, करेले की मिठाई बना रहे हो, तो इसमें उसके बदले हो क्या रहा है इसमें, कि जब आप उसको फ्रेजिलिटी को बुलाते हो 3 साल तक, तो आपको पता नहीं है, उसको ही पता नहीं है, और एक क्लाइनियन स्कूल का फिनोमिना हो रहा है जिससे वो ठीक हो रहा है। और अगर वही करना था तो क्लाइनियन स्कूल में ही जाते, आपके 3 साल के बदले वो 1 साल में ठीक हो जाता। Correct. ये प्रॉब्लम है कि बिकॉज वी डोंट नो इन दिस फ्रेमवर्क
तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं उससे ठीक हो रहा है, एक्चुअली कुछ और ही हो रहा है अंदर, जिसका हमको नॉलेज नहीं है, हमको भी नहीं, ज्यादातर थेरेपिस्ट। और एक क्वेश्चन बार बार आता है मेरे को कि जब कोई पेशेंट को एंजाइटी ज्यादा शूट होती है, हम्म, उस टाइम पे अगर वो सीपीडी या स्मूथ में है, हम्म, हम जब रेगुलेट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेगुलेट उस टाइम पे होती नहीं, हम्म, और पेशेंट के लिए और ज्यादा ओवरवेल, तो हम्म। व्हाट कैन वी डू? पहले तो पहले तो ये है कि डोंट गो टू फास्ट, बिकॉज इफ यू गो टू फास्ट, इट कैन राइज वेरी सडन, सो गो स्लो, नंबर वन। नंबर टू है फिर उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवा दो, जैसे डू आई हैव योर परमिशन टू हेल्प यू विद रेगुलेटिंग द एंजाइटी दैट यू आर फीलिंग, व्हिच इज मेकिंग यू सो अनकंफर्टेबल, सेज यस, कैन वी डू लाइक दिस। ऐसे वो करेगा तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में वो आएगा, बिकॉज वहां पे वो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स काम नहीं करेगा, तो यू हैव टू गेट कंप्लीटली फिजिकल, कि बैठे बैठे 10 साल एक्टिविटी, ये है, ये है, ये एक है। सेकंड है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, just focusing on the breath coming in and going out, or just closing your eyes and focusing on the sound that you hear in the ear, or any relaxation exercise which can be done, but you have to get into relaxation exercises. अगर ऐसे ऐसे करके भी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो you have to get into something relaxing, and then be careful कि next time ये ना हो, क्योंकि ये कब होता है जब हमको पूछते ही नहीं है कि आपको क्या फील हो रहा है, इज द विजन क्लियर और नॉट क्लियर, वी कीप प्रेसिंग विद फीलिंग्स, वो बताता नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और हम पूछते नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। कई कई बार तो पेशेंट ये भी कहते हैं कि एंजाइटी को फोकस करने से और ज्यादा, तो उसके पीछे उनका क्या मीन? बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग बाय एस्केप, उन्हीं कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान मत दो, ध्यान कहीं और करो। So this is the kind of technique they are using to regulate, self-regulate their anxiety. So the moment you ask them, it will spiral up. But that is not a problem. Usually it will spiral and come down. Observation से जो anxiety बढ़ी है, कोई भी emotion बढ़ा है observation से, वो over a period of time, if you continue the observation, it will come down. और एसटीपी में जो अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे ग्रेडेड फॉर्मेट क्या बोलते हो? Graded format. हाँ, और वो सब फॉर्मेट्स किस तरह के, थोड़ा ब्रीफ में आप कर मतलब कि किस तरह के पेशेंट के साथ किस तरह का? हाँ, वो हम नॉर्मल भाषा में जो कहते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर, उसको आप दूसरी तरह से भी कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड फ्रेजाइल। दूसरा है कि आप जो प्रेशर लगाते हो, हाँ, वो हमेशा स्ट्राइटेड में ही रहे, तो आप ग्रेडेड प्रेशर लगाते हो उसमें। और दूसरा होता है कि आप अ, कितनी बार रिपीट करते हो उसको, सिंगल पैक, डबल पैक। जैसे आपने एक बार का एक इंटरवेंशन आपने किया, व्हाट फीलिंग्स आर कमिंग अप टुवर्ड्स मी राइट नाउ, और आप चुप हो गए। दूसरा इंटरवेंशन आपने किया, व्हाट फीलिंग्स आर कमिंग अप टुवर्ड्स मी राइट नाउ, एक सेकंड में फिर से पूछा, व्हाट फीलिंग्स आर कमिंग अप टुवर्ड्स मी राइट नाउ, ये डबल पैक है। अब एक से काम नहीं हुआ तो डबल पैक किया, फिर आप देखो स्ट्राइटेड में है कि नहीं, साइंग आ रही है कि नहीं। अगर वो स्मूथ में जा रहा है तो उसका मतलब एक से ज्यादा नहीं ले सकता है। वैसे भी ग्रेडिंग होता है कि आपका जो इंटरवेंशन है आस्किंग फॉर फीलिंग्स, उसमें भी आप सिंगल पैक, डबल पैक, ट्रिपल पैक कर सकते हो। कितनी बार रिपीट करना है आप। और फिर है कि टुवर्ड्स मी, एक
जो बहुत सारी डिफिकल्टीज है आईएसटीडी की, उसमें से एक डिफिकल्टी ये है कि देयर एंड देयर में कब काम करना और हेयर एंड नाउ में कब काम करना। सी देयर एंड देयर में आप पूछ सकते हो कि वो जब इवेंट हुआ तो आपको उसके लिए क्या फीलिंग आई, हाँ। वो एक कम्प्लीटली अलग चीज है। Correct. वो देयर एंड देयर वाली बात। दूसरी है व्हाट फीलिंग्स आर कमिंग अप टुवर्ड्स, वो हेयर एंड नाउ वाली बात। तो हेयर एंड नाउ बहुत कम लोग कंफर्टेबल हो, इट Yeah. टेक्स क्वाइट सम टाइम एंड मेनी पीपल आर नेवर कंफर्टेबल विद हेयर एंड नाउ, बिकॉज उसमें क्या होता है कि बहुत ही डीप सीटेड अर्ली लाइफ की जो क्लाइनियन डिफिकल्टीज है वो आती है, एंड दे आर मोर टेरिफाइंग देन इवन द एडिपल डिफिकल्टीज। जैसे फ्यूजन का प्रॉब्लम, मर्जर का प्रॉब्लम, रॉबरी का प्रॉब्लम, एनवी और ग्रीड का डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम, अनएटेन्यूएटेड रेज का प्रॉब्लम, इनेबिलिटी टू कंटेन का प्रॉब्लम, फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम, सीजिंग टू एग्जिस्ट का प्रॉब्लम, फिर साइकोटिक फैंटेसीज अजीब तरह की जो पहले 1-1.5 साल में आती है, उसके बाद एंड्रोजिनस इडिपस का प्रॉब्लम। इस तरह के जो बहुत ही डिफिकल्ट टू हैंडल इश्यूज होते हैं वो कई बार उससे एक्टिवेट हो जाते हैं। Correct. इसलिए वो हेयर एंड नाउ में जब आप उसको ऑफर करते हो, इट कैन लीड टू अ ह्यूज surge of issues, many of which may include bisexuality and homosexuality, and terrifying feelings related to merger or something very savage, savage, embarrassing, and unacceptable. Very repressed. इसलिए हेयर एंड नाउ इज नॉट इजी एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट आईएसटीडीपी टेक्निक में उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया है कि सबके साथ ये करना है, आज नहीं तो कल। Many people are not difficult, मतलब you may do it towards the end after long time, बट वो लॉन्ग तो इतना लॉन्ग होगा ना, तो वो शॉर्ट रहेगा ना शॉर्ट टर्म रहेगा ना इंटेंसिव रहेगा। बट विद इन आईएसटीडीपीएस कि you work in there then and there and you work in here and now, and the core is in working here and now, because as you go towards the end of the therapy it is more here and now. Correct. So जो इंट्रा प्रॉब्लम है वो then and there वाले हैं, और जो इंटर प्रॉब्लम है वो here and now वाले। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, और एक जो प्रॉब्लम है वो है ये वाला मालन्स ट्रायंगल वाला, वो ट्रायंगल में प्रॉब्लम कंसेप्चुअली। वो जो तरीका है देखने का कि इसमें क्या है, फंडामेंटल्स में ही प्रॉब्लम है। ट्रायंगल ऑफ ये फीलिंग वाला या ट्रायंगल ऑफ, सॉरी, ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला, ट्रायंगल ऑफ पर्सन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, कई कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है जो हुए नहीं है, कि ये लोग ज्यादातर जो लोग आए हैं वो साइकोएनालिसिस से वेल ट्रेंड नहीं है, और जो साइकोएनालिसिस से आए हैं वो भी वेल ट्रेंड नहीं है, मतलब उनकी ट्रेनिंग में बहुत डिफिशियंसीज है, करेक्ट। इसलिए ये सब इश्यूज आ रहे हैं। और ये लोग क्या है यार, री इन्वेंटिंग द होल व्हील ऑफ साइको एनालिसिस बिना मतलब का। जैसे पहले उन्होंने कहा कि आईएसटीडीपी इज कम्प्लीटली अथियोरेटिकल, he will just put pressure on the feelings and everything whatever is there will come up. So if there is a Freudian problem it will come up, Kleinian problem it will come up, so whatever is there will come up and whatever is not there will not come up. So we are अथियोरेटिकल। फिर हुआ क्या, स्प्लिट के कंसेप्ट को क्यों अंदर लाना पड़ा, तो क्लाइनियन कंसेप्ट है। जब स्प्लिट के कंसेप्ट को आप आईएसटीडीपी में ले आया, आप अथियोरेटिकल तो रहे नहीं। फ्रेजिलिटी कोहेशन कंसेप्ट है, जैसे आप फ्रेजिलिटी को और कैपेसिटी टू बियर फीलिंग्स को लेके आए तो आप अथियोरेटिकल तो रहे नहीं। आगे जाके सेल्फ, अनहेल्दी सेल्फ और हेल्दी सेल्फ को भी अंदर ले आओगे आप। फिर इडिपस में क्या हुआ, आपने कितना भी प्रेशर दिया चीजें आई नहीं ऊपर। तो
अब हबीब दावन के खुद के आप वीडियोस देखो देखो तो वो खुद कहते हैं कि आपको कुछ हिंट्स देनी पड़ती है वहां जाने के लिए। तो जैसे आपने वो किया तो आप अथेटिकल तो रहे नहीं। आप फ्रॉइड को ले आए अंदर। ये है कि पूरे 150-200 साल में साइको एनालिसिस में जो भी इन्वेंट हुआ, डिस्कवर हुआ, उसको आप गुड बाय करके पूरा व्हील री इन्वेंट करो फॉर नो रीजन। क्या लॉजिक है इस चीज का? आखिर 10 साल तक अथेरेटिकल रहने का स्ट्रगल करने के बाद, 10 या 20 साल में, तो 20 साल स्ट्रगल करने के बाद, फेल होने के बाद आप कंसेप्ट को ले ही आए ना। जिन स्कूल से आप दूरी बनाना चाहते थे उन स्कूल के कंसेप्ट को लेके ही आए ना आखिर तो यहाँ पे। तो 20 साल क्यों गवाए? पहले ही ले आते। वो 20 साल में इतने सारे पेशेंट्स का जो आपने ऊपर नीचे कर दिया उसका क्या? ये जो रिजिडिटी थी कि मैं किसी स्कूल के किसी कंसेप्ट को अंदर नहीं लाऊंगा और सिर्फ प्रेशर दूंगा फीलिंग का, और जो अंदर है बाहर आएगा, वो रिजिडिटी के अंदर कितने पेशेंट्स के 12 बज गए। वो फेलियर एनालिसिस तो आपने किया नहीं, और किया भी तो पब्लिक में रखा नहीं। डिफिकल्टीज है कि अब इसमें मालन की जो बात निकाली उसमें दो प्रॉब्लम्स है। पहला बड़ा प्रॉब्लम है जो शायद आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो आप मेरा वीडियो एक देख लेना मेरे चैनल में, कि फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिकनेस एंड व्हाट इज हीलिंग। अब ये क्वेश्चन तो एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है, प्राणिक हीलिंग में भी है, रेकी में भी है, और स्पिरिचुअलिटी में भी। और यही प्रॉब्लम बायोलॉजिकल हेल्थ में भी है और साइकोलॉजिकल हेल्थ में। तो अगर बाकी सब डिस्कशन को हम छोड़ दें और खाली साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिमिटेड एरिया में आ जाए और ये क्वेश्चन रिपोज करें उस लिमिटेड एरिया में कि व्हाट इज पैथोलॉजी एंड व्हाट इज हीलिंग, तो आईएसटीडीपी का मानना है कि पैथोलॉजी कैन ओनली बी bottling up of these three emotions. There is no other cause of any psychological disorder. अब आप इसके काउंटर आइडियाज देखो, तो साइको एनालिसिस तो बहुत क्लियर है कि देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ गुड रिलायबल स्टेबल ऑब्जेक्ट। सो क्लाइंट की वो जो बात है, इट्स अ कंप्लीटली नॉन हाइड्रोलिक कंसेप्ट, कि उसमें ऐसा नहीं है कि आपके बकेट भर गए हैं और आपको खाली करने हैं। तो आईएसटीडीपी में तो इमोशनल प्लम्बिंग का काम है, जो 3 बकेट भर गए आपको खाली करने हैं। लेकिन क्लाइंट के अंदर there are two ideas. One idea is this bucket wala idea, but the second idea is non-bottling up of emotions, which has to do with internalization of good, reliable, stable object, which has to do with management of envy, which has to do with the quest of omnipotence. अब ये सारी जो चीजें हैं, इससे बहुत सारे फिनोमिना इन्वॉल्व है। जब आप पूरे लाइन ऑफ फिनोमिना को डेवलप करो पैथोलॉजी की कॉजेशन में, तो बहुत सारे फिनोमिना तो नॉन बॉटलिंग अप ऑफ अफेक्ट वाले फिनोमिना है, मतलब जिसको हाइड्रोलिक कहते हैं हम लोग। क्यों हाइड्रोलिक नहीं है? वहां पे इसलिए पैथोलॉजी नहीं है कि कोई इमोशन बॉटल अप हो गया है, वहां पे एक अलग ही तरह की पैथोलॉजी। सो लॉट ऑफ क्राइंग एंड आइडियाज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। वैसे ही आप इसमें ले लो कोहुट में, तो द कोर इमोशन देयर इज शेम। यहाँ पे शेम को हैंडल करने के लिए तो बहुत कोई ज्यादा टेक्निक अच्छी है नहीं। तो इवन इफ शेम कम्स अप, you will think of that as secondary emotion and try to reduce it. Because of this, what do you feel? Anger, sadness, or guilt? You will have to go back there, because you can't keep shame at the same fundamental level as these three. बिकॉज आपने पहले ही प्रीमाइस लिया कि 3 ही फंडामेंटल है। तो जब तक फंडामेंटल लेवल पे आप नई वैकेंसी क्रिएट करके और कुछ लोगों को पासपोर्ट नहीं देते उस कंट्री का, तब तक तो जबरदस्ती रिडक्शन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें।
और दूसरा प्रॉब्लम है कॉजेशन का, कि हाइड्रोलिक मॉडल के अंदर अगर ट्रॉमा ऐसा है जिसने एक बार इफेक्ट जनरेट कर दी है और वही ट्रबल कर रही है, तब तो ठीक है कि आपने रिलीज किया और गया। पर अगर जनरेटिंग मैकेनिज्म शांत नहीं हुआ है, तो फिर तो आप परपेचुअल मेंटेनेंस मोड में रहोगे। तो उसके लिए जो कहते हैं कि पोर्ट्रेयल के एंड में देयर इज अ फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग। देयर इज अ फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द माइंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोर्ट्रेयल, जो हमको पता है कि कई बार वो नहीं हो पाता है। तो वो जब नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो जो फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग के जो कॉजेज हैं, जिसे पकड़ के रखा है कि रिस्ट्रक्चरिंग ना हो, वो हाइड्रोलिक नहीं है नेचर। कि जहां पे एंगर सैडनेस गिल्ट की वजह से एक टेम्पलेट है और वो कुछ जनरेट कर रहा है, तो आपने उसके कॉजल इमोशंस को निकाला तो वो भी रिस्ट्रक्चर हो गया। तब तो ठीक है कि पोर्ट्रेल हो जाएगा, पोर्ट्रेल के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा काम। बट जहां पे अफेक्ट जनरेटिंग मैकेनिज्म एंगर सैडनेस गिल्ट के अलावा कोई या तो कोई और अफेक्ट है बॉटल्ड अप, जो इक्वली फंडामेंटल है, या इन अफेक्ट को जनरेटिंग करने वाला जो मैकेनिज्म है वो फंडामेंटली नॉन हाइड्रोलिक है, उस केस में पोर्ट्रेल के एंड में भी फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, which means you will perpetually be in a maintenance mode. इस पे मेरा एक वीडियो है, लेक्चर है कि द हाइड्रोलिक मॉडल के is every pathology only because of bottled up emotions, and if not then what are the other causes possible? बिकॉज अगर अदर कॉजेज पॉसिबल है तो उसके लिए तो आईएसडीपी बना ही नहीं है। आईएसडीपी तो बॉटल अप इमोशंस के लिए ही बना है, और वो भी पर्टिकुलरली 3। सो ये है कि जो नॉन हाइड्रोलिक है उसके फिर अलग ही रीजन है। और अगर आप पुराने साइकोएनालिसिस के रिसर्च पेपर पढ़ो तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे ऑन द नॉन हाइड्रोलिक कॉजेशन ऑफ पैथोलॉजी। मतलब वेल रिसर्च एरिया है, स्पेशली क्लाइनियन एरिया, इवन बियॉनियन में। और बियॉन्ड का भी एक प्रॉब्लम उसमें आएगा कि जो मैंने कॉन्ट्ररी आइडियाज कहे वो, कि बियॉन्ड के लिए साइकोसिस जो है वो हाइड्रोलिक प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉग्निटिव प्रॉब्लम। कि इसलिए साइकोसिस अकॉर्डिंग टू बियॉन्ड, इसलिए साइकोसिस नहीं हुआ है कि बॉटल्ड अप अफेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट हो रहा है बाहर और रियलिटी से कनेक्ट टूट रहा है, ऐसा नहीं है बियॉन्ड के हिसाब से। बियॉन्ड लुक्स एट इट एसेंशियली एज अ एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बार कैनवास पूरा रोल आउट कर लो और सब पॉसिबिलिटीज देख लो, देन यू लुक एट दिस एज वन ऑफ द मेनी मेथड्स, नॉट एज द ओनली मेथड। बट द गुडनेस रिमेन्स, जो एसेंशियली गुड पार्ट्स है, कि जो भी इसमें एक फोकस आया है ऑन क्विक हीलिंग, एक फोकस आया है कि जो स्ट्रांग है उनको तो जल्दी ठीक करो। फिर जो मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी है, द डिस्कवरी ऑफ पार्ट्स ऑफ एंजाइटी है, जो टेक्निक के कुछ स्टेटमेंट्स जो उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं, दे वेरी गुड। बट ये मतलब कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए है और कुछ पर्टिकुलर पैथोलॉजीज के लिए है। बस आई गॉट मेनी पेशेंट्स जिन्होंने कहा कि भाई हम पहले आईएसडीपी करते थे, अब हमको नहीं करना। और
सबका ही एक्सपीरियंस है कि लॉस भी बहुत है इंडियन कंटेक्स्ट में। अगर आप स्ट्रिक्ट ISTDP करो, द लॉस इज वेरी हाई ऑफ पेशेंट दैट यू लूज। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। इट वॉज born out of frustration with psychoanalysis, and that is true. I agree with Davanlu completely. The psychoanalysis, as it used to be, was terribly frustrating, and it was terribly fanatic. कुछ सुनने के लिए कोई रेडी नहीं था, कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रेडी नहीं था। इतना सेल्फ राइटियसनेस तो मैंने कहीं नहीं देखा है जितना इसके अंदर था। कोई नए आइडिया के लिए ओपन ही नहीं थे लोग। आप कुछ भी बोलो, गोल गोल करके वही आर्ग्यूमेंट्स लेके बस कोई भी नए इनिशिएटिव को तोड़ देना विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, और जो कर रहे हैं वही करते रहना, उस तरह का। उस हिसाब से बहुत अच्छा जॉल्ट मिला साइको एनालिसिस को। बट ये है कि ISTDP के अंदर जो लोगों का जो पैथोलॉजी है, थेरेपिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि वो ओमनीपोटेंस की तलाश में है और ओमनीपोटेंस ISTDP में प्रोजेक्ट कर दिया है, वहां प्रॉब्लम। वो लोग भी अब वैसे ही फेनेटिक बन रहे हैं जैसे साइको एनालिसिस वाले एक टाइम पे थे, जिनसे जान छुटाने के लिए ISTDP क्रिएट किया था रावल ने। वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, और वो तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा ही। और वहां पर मैं गलती गिनता हूँ दावन लोग, कि उन्होंने जो एक प्योरिटियन आइसोलेटेड फॉर्म में इस थियरी को रखा इतने सालों तक, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस फेनेटिसिज्म के। कि जब अथियोरिटिकल रह के कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी, तब चाहिए था उनको कि वो ओपनली इस बात को एडमिट करें, और चॉइसेस्ट कंसेप्ट अलग थियरी से लेके आके टेस्ट करें, और एक इंटीग्रेटेड रिच थियरी बनाए, बेसिक ISTDP स्केलेटल को लेके और दूसरे थियरीज के अच्छे कंसेप्ट को लेके। वो न करके ये जो पूरा सिचुएशन खड़ा हुआ कि छुप छुप के दूसरे थियरीज के कंसेप्ट को लेना, उनको क्रेडिट न देना, और फिर भी वो अथेरेटिकल झंडा पकड़ के रखना, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी, उसकी वजह से ये सब असमंजस खड़ा हुआ। कि आप स्प्लिट क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इक्विप्ड ही नहीं हो। आप फ्रेजिलिटी हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप इक्विप्ड ही नहीं हो, क्योंकि फंडामेंटली ये टेक्निक उसके लिए बनी ही नहीं है। आप जबरदस्ती करेले की मिठाई बना रहे हो। जो मैं कहता हूँ हमेशा कि इट्स अ वंडरफुल टेक्निक बट अ प्री मैच्योरली ओवर मार्केटेड टेक्निक, एंड इट्स रॉन्गली यूनिवर्सलाइज्ड। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि तो फ्यूचर क्या है। दो पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है कि कौन फ्लेक्सिबल है और कौन रिजिड है। या तो इनके जो अच्छे पार्ट्स हैं वो दूसरे स्कूल्स अपने अंदर ले लें, या दूसरे स्कूल के अच्छे कंसेप्ट ही अपने अंदर ले लें। अगर दूसरे स्कूल का सब कुछ अपने अंदर लेने जाएंगे तो ये खुद बचेंगे नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं। तो फ्रेजाइल केसेस को छोड़ दो आप, वो ISTDP के लिए नहीं बना है, छोड़ दो। तो इसका एक क्लियर फोकस कर दो कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आर आवर पेशेंट्स, एंड डोंट ट्राई टू हील एवरीबॉडी, लेट इट गो। सब आपके पास आएंगे, दूसरे क्या करेंगे? तो इतना वो लालच भी मत करो, और इतना नार्सिसिज्म भी मत करो। फोकस करके क्लियरली बता दो कि हम इनके लिए हैं, बाकी लोगों के लिए हम नहीं है। और जिनके लिए हो
उसको जब ठीक कर रहे हो, उसमें दूसरे स्कूल के अच्छे कंसेप्ट लेके ठीक करो। एक्चुअली क्या हुआ, कंसेप्चुअली तो बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आ गए डेवलपमेंट में आईएसडीपी के, लेकिन एक जो प्रॉब्लम आया वो मालंस ट्रायंगल में आया, कि एक्चुअली वो ट्रायंगल नहीं है, इट हैज टू बी पेंटागन हेक्सागन काइंड ऑफ थिंग, कि all that is not feeling is not necessarily defense or anxiety. It can be so many things. So many things को आपने अपनी टेक्निक को सूट करने के लिए वो कंसेप्ट का क्लबिंग कर दिया और जबरदस्ती ट्रायंगल बना दिया। एक्चुअली वो ट्रायंगल है ही नहीं। करेक्ट। अगर आप सही में उस जो एंटिटीज को आप लिखते हो कि व्हाट इज नॉट फीलिंग एंड एंजाइटी इज डिफेंस, तो फीलिंग और एंजाइटी तो ठीक है, पर जो डिफेंस है वो एक कैटेगरी वर्ड है। एक्चुअली तो आपने उसमें सब चीजों को कंबाइन कर दिया है जबरदस्ती। वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, जबरदस्ती तो बनाया हुआ ट्रायंगल है, एक्यूरेट नहीं है वो। ना एक्यूरेट है और ना नेचुरल है। और वहीं से वो सब शुरू होता है कि इनकी जो कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द थियरी। आप मालर्स ट्रायंगल को ओपन कर दो, और जो डिफेंस है उसको ओपन कर दो आप, और अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम दे दो जो एक्चुअली वो है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फीलिंग भी ऊपर नहीं आती, एंग्जाइटी भी ऊपर नहीं आती, तो जो ऊपर आता है वो एक नॉर्मल चीज होती है, एक हेल्दी चीज होती है, एक प्रिपेरेटरी चीज होती है, कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली वो डिफेंस है। तो ऊपर वो ट्रायंगल नहीं, ऊपर का पॉइंट ही नहीं आएगा ऐसा, वो एक्चुअली चार चीजें आएगी ऊपर। तो ऐसा आएगा कि ऊपर 10 चीजें हैं और नीचे 2 चीजें हैं, इस तरह का वो बनेगा। करेक्ट। ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और जैसे ही वो आप बनाओगे, तो थियरी का आगे का जो उन्होंने जो लिखा है उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी हिल जाएगी। तो उसमें क्या है कि जब आदमी फीलिंग नहीं देता है और एंग्जाइटी नहीं फील करता है, तो नेसेसरीली वो अवॉइडेंस डिफेंस में नहीं होता है। कई बार दूसरी चीजों में भी होता है वो तो हम जबरदस्ती उसको लेबल लगाते हैं। Correct. कि आप अवॉइडेंस या डिफेंस में हो। कई बार तो प्रिपरेशन में होता है। Right. और आपको प्रिपेयर करने ही नहीं देते, शांति से करने दे, शायद रिजल्ट आता आगे। हाँ। हमने जबरदस्ती उसको कंडेम कर दिया, क्योंकि हमने उसका एक ही कैटेगरी वर्ड दिया, डिफेंस। मतलब उसका सिस्टम तो प्रिपेयर कर रहा था कि थोड़ा टाइम और प्रिपेयर करो तो फिर फीलिंग को पार लो। आपने उसको कंडेम कर दिया डिफेंस का नाम देके। करेक्ट। आपका एक्सपीरियंस क्या था आईएसटी पे? मेरा एक्सपीरियंस में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वही चीजें कर रहे हाँ, एक बात तो यार बहुत मोनोटोनस तो है। हैं। हाँ। हमारे लिए भी, पेशेंट के लिए भी मोनोटोनस तो बहुत है। हाँ। ये पूरी जो रेजिमेंट है आईएसटीडीपी की, उसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो ओपन है। टॉम ब्रॉड उसमें से एक मेरे को लगा, काफी ओपन और हम्बल और डाउन टू अर्थ। बाकी काफी लोग तो अपने ओमनीपोटेंस के नार्सिसिस्टिक फ्लाइट में ही है। और उनका क्या है कि कंसेप्चुअल ग्राउंडिंग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आईएसटीडीपी के एडिफिस में होल्स पॉइंट आउट कर पाए। तो फिर उनसे जब कुछ नहीं होता है तो वो और आगे बढ़ते रहते हैं, एडवांस ट्रेनिंग करेंगे, फिर फैकल्टी ट्रेनिंग करेंगे, फिर ट्रेनर्स ट्रेनिंग करेंगे, करते रहते हैं। बट इसीलिए जो
कोर साइकोएनालिटिक कम्युनिटी थी, इसमें कैच ऑन नहीं कर पाया एक लिमिट के आगे। पार्टली तो उनका खुद का ईगो और एंजाइटी भी थी, बट पार्टली टेक्निक की डिफिकल्टीज भी थी। और कोई क्वेश्चन आ रहा है मन में? एकदम। स्टॉप करें आज के लिए?